हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आबकारी आरक्षक 2023 के स्पेशल एग्जाम के लिए हमने मध्य प्रदेश की स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है और इस सीरीज में आज हम मध्य प्रदेश की जलवायु को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम 2 से 3 वीडियो आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर हम आपको आई बटन पर लिंक दे देंगे प्लेलिस्ट की, जहां से आप आबकारी आरक्षक के स्पेशल प्लेलिस्ट को चेकआउट करके और इन वीडियोस को स्पेशली आप देख सकते हैं। वहां पर आपको साइंस, जीके और स्पेशल जितने भी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं डेली, तो वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। तो गाइस, हम फाइनली स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की शानदार क्लास को। इसकी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, इसकी इन्फॉर्मेशन अब सबसे पहले आपको दे दें। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर। इसके अलावा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, डिस्क्रिप्शन में इसकी भी लिंक डली है, तो इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए आप। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर है? आबकारी आरक्षक की हमारी 2023 की स्पेशल टेस्ट सीरीज है। इसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को काफी इंप्रूव कर सकते हैं, काफी हद तक अपनी तैयारी को एक नई दिशा आप दे सकते हैं। सक्सेस के चांसेस इससे गाइस आपको पता ही है, टेस्ट सीरीज को लगाने से क्या क्या बेनिफिट होते हैं, यहाँ तो हम आपको नहीं बताएंगे, सारी चीजें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। तो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज है, तो आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फाइनली स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आ रहा है और हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये है, मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी लोग जो है इसका राइट आंसर हमें कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश में कितने प्रमुख मौसम होते हैं। ये क्वेश्चन ऑफ द डे है जो कि आपके लिए रहेगा। तो जल्दी से जाइए कमेंट में कमेंट करके बता दीजिएगा इसका सही जवाब क्या रहेगा और वीडियो के लास्ट में इसका सही जवाब आपको मिलने वाला है। क्लियर है? अब हमारा जो पहला क्वेश्चन निकल कर आ रहा है इस वीडियो का, यह है वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के किस जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी। तो मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई थी, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है। क्वेश्चन का सही जवाब जो रहेगा ये रहेगा आपका उज्जैन। ऑप्शन नंबर सी के साथ में सही जवाब चला जाएगा आपका कि वर्ष 2013 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में अत्याधुनिक वेधशाला स्थापित की गई थी। देखिए, आप सभी को बताइए उज्जैन जो जिला है ये मध्य प्रदेश का काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है और अभी जो है चर्चित रहा है ये, तो हाल ही में चर्चित रहा उज्जैन जिला किसके लिए जाना जाता है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अभी हाल ही में किस लिए चर्चित है, ये जो उज्जैन जिला है ये महाकाल लोक के लिए चर्चित है अभी हाल ही में। तो ये स्पेशली याद रखिएगा, यहाँ से 110% महाकाल लोक से आपका क्वेश्चन बनेगा। और क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड हमने हमारी करंट अफेयर की ईबुक है 2022 की, उसमें पूरे आपको कवर करवा दिए महाकाल लोक से रिलेटेड। क्लियर है? तो अत्याधुनिक वेधशाला यहाँ पर स्थापित की गई है 2013 में। देखिए, उज्जैन काल गणना की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर भी माना जाता है और 1733 में जयपुर के महाराजा थे सवाई जयसिंह इनका नाम था। तो इन्होंने उज्जैन में एक वेधशाला स्थापित करवाई थी जिसको जंतर मंतर वेधशाला बोला जाता है। जंतर मंतर है ना, जंतर मंतर वेधशाला स्थापित इन्होंने करवाई थी। किसने करवाई थी? 1733 में करवाई थी और जयपुर के ये महाराजा थे, सवाई जयसिंह इनका नाम था, इन्होंने स्थापित ये करवाई थी। और इसी महत्व के चलते ही गाइस 2013 में, इसी महत्व के चलते 2013 में अगर आपसे डेट भी पूछी जाए तो 12 जून 2013 को मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने उज्जैन जिले का एक तहसील है महिदपुर तहसील, तो यहाँ पर एक गांव आता है डोंगला गांव, है ना। तो उज्जैन जिले की महिदपुर तहसील के डोंगला गांव में प्रदेश की अत्याधुनिक जो वेधशाला स्थापित की है ये इनके द्वारा ही की गई है। और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका जो नाम रखा गया है ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आचार्य, है ना, इनका नाम है वरामिहिर। तो ये प्रसिद्ध खगोल शास्त्री है आचार्य वरामिहिर के नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये सारी डिटेल आप याद रखिएगा, एक एक क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न विद्वानों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, ये आपको बताना है। यानी यहाँ पर जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, तीन आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो 3 कूट है और इनको आपको बताना है कि किस विद्वान के संबंध में, जो विभिन्न विद्वानों के मत है ये, और उनके संबंध में कौन सा सही नहीं है ये आपको बताना है। क्लियर है? तो इस कूट के माध्यम से कूट का चयन करके आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये हम सबसे पहले बता दें। हमारा जो सही जवाब रहेगा हम पहले पढ़ लेते हैं। AR सुब्रमण्यम एवं T श्रीमन्ना नारायण ने मध्य प्रदेश की जलवायु को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। कोपेन ने प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा है और थॉर्नट्वेट ने प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। क्लियर है? तो देखिए, हमारा सही जवाब क्या रहेगा? हमारा सही जवाब एक तो पहला रहेगा, पहला, है ना, और इसके अलावा एक कौन सा रहेगा? एक ये दूसरा रहेगा। ये दोनों सही रहेंगे इस क्वेश्चन के फेवर में। यानी इस क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है? 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा हमारा, 1 और 2 दोनों सही नहीं है। बाकी ये जो तीसरा है, थॉर्नट्वेट ने प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में बांटा है, ये तो आपका सही है, ये दोनों गलत है ना। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब चला जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में, ऑप्शन नंबर बी के साथ में चला जाएगा। अब हम थोड़ी सी डिटेल आपको कवर करवाते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसको अलग अलग विद्वानों ने
अलग अलग तरीके से वर्गीकृत किया है। तो हम विद्वानों के मत जो हैं उन्होंने जो वर्गीकृत किया है उसको थोड़ा सा आपको डिटेल थोड़ी सी समझा देते ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। देखिए अगर हम बात करें जो कि ये है M.R. सुब्रमण्यम, है ना, तो M.R. सुब्रमण्यम और टी श्री मन्नारायण जो ये है, इन दोनों की अगर हम बात करें क्योंकि इन दोनों ने संयुक्त रूप से इनका नाम आता है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु को वर्गीकृत किया है तो दोनों ने संयुक्त रूप से किया है, इसलिए संयुक्त रूप से इनका नाम आता है। तो इन दोनों ने मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसको कितने भागों में बांटा है, ये अगर आपसे पूछे जाए गाइस, तो देखिए यहाँ पर इसके अलावा जो कोपेन है इनके बारे में भी हम कवर करेंगे और थार्न ट्वेट के बारे में भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ से क्या पूछा है हमसे, कौन सा कथन सही नहीं है ना, कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है। अब हम थोड़ी सी डिटेल आपको समझाते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में बेसिकली तीन जो है, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है तीन प्रकार की होती है और ये जो है वर्गीकृत किया है ज्यादातर विद्वानों ने तीन तरीके से ही किया है, तीन भागों में इसको बांटा है अलग अलग तरीके से, तो याद रखिएगा। और यहाँ से जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी काफी इंपोर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये होती है बंगाल की खाड़ी से। बंगाल की खाड़ी हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा बंगाल की खाड़ी से होती है और यही जो शाखा है भारत में भी सर्वाधिक वर्षा करती है। तो क्वेश्चन बने कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो अभी आपका सही जवाब बंगाल की खाड़ी रहेगा। और पूछा जाए मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होती है, तो भी आपका सही जवाब बंगाल की खाड़ी ही रहेगा। और गाइस इस शाखा के बाद प्रदेश में वर्षा जो होती है ये अरब सागर के द्वारा होती है। किसके द्वारा? अरब सागर के द्वारा। तो सबसे ज्यादा पूछी जाए तो ये रहेगा आपका बंगाल की खाड़ी, उसके बाद दूसरे नंबर पर पूछी जाए तो ये अरब सागर रहेगा। तो ये भी आप थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी रेखा मध्य प्रदेश में जल विभाजक रेखा कहलाती है। और ये जो रेखा है ये है आपकी कौन सी, 75 सेंटीमीटर वर्षा, है ना, ये जो रेखा है वर्षा रेखा, तो यहां से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा मध्य प्रदेश की जल विभाजक रेखा कहलाती है। हमारा बी ऑप्शन यहां से सही जवाब रहेगा। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में वर्षा का जो औसत वर्षा कितनी है, इस तरह से क्वेश्चंस बने अगर आपसे कि मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक जो रेनफॉल है, एनुअल रेनफॉल, तो अगर ये पूछा जाए आपसे तो 112 सेंटीमीटर है। कितना? 112 सेंटीमीटर है मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा। याद रखिएगा पूर्व से पश्चिम मध्य प्रदेश में देखिए आपको बताइए पूर्व और पश्चिम मध्य प्रदेश में मध्य में स्थित जो वर्षा है, अगर ये पूछे जाए बीच में, ये पूर्व हो गया ये पश्चिम हो गया, इसके बीच वाला जो एरिया है इसमें अगर पूछे जाए कि इसमें जो वर्षा रेखा जो वर्षा है ये आपको बताना है, तो 75 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ पर होती है। और इसके अलावा गाइस जल विभाजक जो रेखा कहलाती है ये यही कहलाती है, तो इसलिए याद रखिएगा जल विभाजक जो रेखा है ये 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा कहलाती है। और ये जो है सीधी जिला हो गया जबलपुर और सिवनी, इससे होते हुए ये गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश किस प्रकार की जलवायु वाला प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश जो है ये उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश भारत के मध्य में स्थित है और इसी के कारण मानसूनी जलवायु की सभी विशेषताओं को ये समेटे हुए है, यहाँ पर ये पाई जाती है। साथ ही आपको बता दें उष्णकटिबंधीय जलवायु की विशेषता को भी यहाँ पर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की जो जलवायु है इसको जो है उष्णकटिबंधीय या मानसूनी जो जलवायु है ये इसीलिए कहा जाता है। गाइज अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले बता दें हमारे कुछ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कोर्सेस है, जैसे कि पटवारी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है हमारी, आबकारी आरक्षक के लिए एमपी जीके की टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जीके की यानी एमपी के करंट अफेयर की स्पेशल ई बुक है 2022 की, जिसमें जनवरी से दिसंबर 2022 का पूरा करंट अफेयर कवर है, एक सिंगल क्वेश्चन भी यहाँ से बाहर आपका नहीं जाता है। इसके अलावा 2021 की ई बुक है, 2020 की भी ई बुक अवेलेबल है। और इसके अलावा हमारा वीडियो कोर्स है एमपी जीके का पूरा, जिसमें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर और पीडीएफ फाइल दी जाती है। तो ये सभी डिस्क्रिप्शन में लिंक है इन सभी कोर्सेज की, तो आप चेकआउट करिएगा क्योंकि यहाँ पर काफी अच्छा स्पेशल ऑफर भी चल रहा है और डेमो भी चेकआउट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, सबसे पहले एप्लीकेशन को डाउनलोड करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा, इसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में कौन उत्तरदायी है। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कर्क रेखा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में जो उत्तरदायी है ये कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने में, देखिए मध्य प्रदेश के मध्य से जो कर्क रेखा निकलती है, गुजरती है, ये सबसे ज्यादा उत्तरदायी है। और इसके अलावा दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली जो वर्षा है इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। तो याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जो बोला जाता है, तो उष्णकटिबंधीय स्वरूप कौन देता है, तो ये कर्क रेखा देती है।
और अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की जलवायु को मानसूनी जलवायु का स्वरूप कौन प्रदान करता है, तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली जो मानसूनी जलवायु है ये प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश की जलवायु के अनुसार प्रदेश में जो ऋतुएं पाई जाती है इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या है 3। हमारा यहाँ से बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। 3 संख्या इनकी है। मध्य प्रदेश में देखिए, मध्य प्रदेश में भारत के अन्य भागों के समान ही 3 ऋतुएं यहाँ पर पाई जाती है। जैसा कि आपको बताइए भारत में भी 3 ही पाई जाती है। और ये कौन कौन सी है? एक तो ग्रीष्म ऋतु, वर्षा और शीत ऋतु। तो इन तीनों को इसी नाम से जाना जाता है। जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश की जलवायु मानसूनी जलवायु है, आप सभी को पता ही है, और इसे जलवायु के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भाग कौन कौन से हैं हम आपको एक एक क्लियर कर देते हैं। देखिए, पहले नंबर पर जो आता है ये उत्तर का मैदान आता है, उत्तर का मैदान, है ना, उत्तर का मैदान याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर जो आता है ये आता है विंध्याचल, विंध्याचल की पहाड़ी। और तीसरे नंबर पर आता है नर्मदा की घाटी, नर्मदा की घाटी। और चौथे नंबर पर आता है मालवा का पठार। तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट है ये चारों, और चारों भागों में इसको डिवाइड किया गया है। अगला क्वेश्चन है, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा सर्दी में साधारण ठंड पड़ती है, ये क्षेत्र कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखिए, ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है और सर्दी में साधारण ठंड होती है। तो ये जो क्षेत्र है ये नर्मदा की घाटी वाला क्षेत्र है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी होती है और सर्दी में साधारणतः ठंड पड़ती है। तो ये नर्मदा की घाटी वाला एरिया है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए, नर्मदा जो घाटी है ये जो क्षेत्र है बेसिकली यहीं से निकट से कर्क रेखा गुजरती है, और कर्क रेखा गुजरने से ग्रीष्म ऋतु में यहाँ अत्यधिक गर्मी पड़ती है, और शीत ऋतु जो होती है इसमें यहाँ पर साधारण ठंड पड़ती है। और ये जो घाटी होती है नर्मदा की घाटी जो है, नर्मदा की घाटी, यह विंध्याचल और सतपुड़ा जो पर्वत है इन दोनों के बीच में स्थित है। नर्मदा की घाटी आपसे क्वेश्चन बने कि विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के मध्य में कौन सी घाटी देखने को मिलती है, तो ये नर्मदा की घाटी ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र की जलवायु को सम जलवायु कहा जाता है? ये मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये जलवायु को सम जलवायु जो बोला जाता है, मालवा के पठार की जलवायु को बोला जाता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही जवाब रहेगा। मालवा की पठार की जलवायु को सम जलवायु बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इस क्षेत्र में गर्मियों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना ही सर्दी में अधिक ठंड पड़ती है, इसलिए इस जलवायु को सम जलवायु बोला जाता है। प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। आपको बताना है, मध्य प्रदेश में ऋतुओं को अन्य नामों से भी जाना जाता है। तो ऋतुओं को मध्य प्रदेश में जो अन्य नामों से जाना जाता है ये जाना जाता है यूनाला, चौमासा और सियाला। यूनाला, चौमासा और सियाला, इन तीनों नामों से अलग अलग जो 3 ऋतुएं मध्य प्रदेश में पाई जाती है, ग्रीष्म, शीत और वर्षा, तो इन तीनों को यूनाला, चौमासा और सियाला के नाम से जाना जाता है। हम आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हम आपको यहाँ पर कवर करवा देगा इस कि किस ऋतु को किस नाम से जाना जाता है, ताकि आपका ये अच्छे से कवर हो जाए। और यहाँ से अगर कवर हो गया आपका तो आप काफी अच्छे से कवर इसको कर लेंगे। तो यहाँ पर गाइस अगर हम बात करें आप यहाँ पर यूनाला की, तो देखिए हम आपको यहाँ पर बता दें, यूनाला जो बोला जाता है ये किसे बोला जाता है, या यूनाला को किस ऋतु को बोला जाता है? तो ग्रीष्म जो ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु, इसे यूनाला के नाम से जाना जाता है। वर्षा ऋतु होती है, इसको चौमासा के नाम से जाना जाता है। तो वर्षा ऋतु यहाँ से आपका सही जवाब रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा सियाला किसको बोला जाता है? तो ये तो आप सभी को पता चल ही चुका है। शीत ऋतु जो होती है इसको श्याला बोला जाता है। तो यूनाला बोला जाता है ग्रीष्म ऋतु को, चौमासा वर्षा को, और सियाला शीत ऋतु को बोला जाता है। इन तीनों को आप अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, नोट्स बनाकर, काफी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपका जरूर से पूछा जाएगा। सूर्य का उत्तरायण होने से प्रदेश में क्या परिवर्तन होता है? सूर्य के उत्तरायण होने से प्रदेश में जो परिवर्तन होगा वहां होगा तापमान में वृद्धि। क्या होता है? तापमान में वृद्धि होती है। सूर्य के उत्तरायण होने से मध्य प्रदेश में तापमान में टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान में वृद्धि होती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइस, सूर्य का उत्तरायण कब से होने लगता है ये भी आपको याद रखना है। सूर्य का उत्तरायण जो होने लगता है ये 21 मार्च से होने लगता है। 21 मार्च से सूर्य का उत्तरायण होने लगता है, सूर्य उत्तरायण होने लगता है, और जिससे उत्तरी गोलार्ध में तापमान बढ़ने लगता है, ध्यान रखिएगा। और इससे उत्तरी मध्य प्रदेश जो है इसमें तापमान शीघ्रता से बढ़ता है, यानी एक शीघ्रता से ये टेम्परेचर जो है हाई हो जाता है सूर्य के उत्तरायण होने के बाद में। और इसमें मुख्यतः जिले आपको याद रखने हैं, कौन कौन से जिले आते हैं जो कि आपके उत्तरी जिले हैं। इसमें आपका चंबल संभाग के जिले हो गए, जैसे भिंड, मुरैना और श्योपुर। इसके अलावा ग्वालियर और दतिया, ये जो जिले हैं इसमें अधिक तापमान हो जाता है, याद रखिएगा। और इसके अपोजिट अगर हम बात करें दक्षिणी मध्य प्रदेश की बात करें हम इसके अपोजिट,
तो गाइस यहाँ पर प्रदेश में यहाँ पर कम गर्मी पड़ती है, कम गर्मी यहाँ पर पड़ती है। उत्तरी जो क्षेत्र है यहाँ पर अत्यधिक गर्मी पड़ती है। अगला क्वेश्चन है सूर्य की किरणें किस रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है? सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने पर, सूर्य की किरणें किस रेखा पर? तो कर्क रेखा पर लंबवत पड़ने से मध्य प्रदेश में अधिक गर्मी पड़ती है। हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। देखिए अप्रैल से मई की बात हम करते हैं, अप्रैल से मई की, तो सूर्य की जो किरणें हैं अप्रैल मई के माह में सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर डायरेक्टली पड़ती है, लंबवत पड़ती है ये, और इसी टाइम पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक या अधिक गर्मी पड़ती है। तो याद रखिएगा ये उत्तरी मध्य प्रदेश और कर्क रेखा के क्षेत्रों में तापमान में अधिक वृद्धि जो होती है ये इसी के कारण होती है। याद रखिएगा कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीच से गुजरती है और 14 जिलों से मध्य प्रदेश की होकर जाती है। ये 14 जिले कौन कौन से हैं? ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो में हम आपको ट्रिक में बता चुके हैं, 2-5 मिनट की वीडियो है, आप जाइए नीचे और यहाँ पर चैनल पर प्लेलिस्ट हमने दे दी है एमपी जीके की, वहां पर आप चेकआउट कर लीजिएगा। आप सर्च भी करेंगे आगे रॉयल स्टडी लिख दीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा गाइस, मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला स्थल कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में अधिकतम तापमान वाला जो स्थल है इनमें से चारों में से बताना है। सही जवाब रहेगा गंज बासोदा। गंज बासोदा हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। सबसे ज्यादा जो गर्मी पड़ती है ये यहीं पर पड़ती है, सबसे यानी गर्म स्थान इसको ऐसे बोला जा सकता है गंज बासोदा। अब ये किस जिले में आता है? ये आता है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में। यहाँ पर सर्वाधिक टेम्परेचर होता है ना, सबसे अधिक टेम्परेचर जो आंका गया है यहीं पर आंका गया है। और ये कब रिकॉर्ड किया गया था? ये 1995 में रिकॉर्ड किया गया था। ध्यान रखिएगा यहाँ का अधिकतम जो टेम्परेचर था ये कितना दर्ज किया गया था? 48.90 डिग्री सेल्सियस। कितना? 48.90 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर यहाँ का दर्ज किया गया था। और इससे अधिक जो तापमान है ये बड़वानी में नोट किया गया, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है ये गंज बासोदा ही मान्य अभी तक है, बड़वानी में अभी तक मान्य इसको नहीं किया गया है। तो इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि बुक में हमसे एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो हम आपको बता रहे हैं। ये बड़वानी तो बस आपको नॉलेज के लिए हमने बता दिया है, बट हमसे एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनेगा ये आप नोट डाउन करिएगा। अगला क्वेश्चन है किस माह के समूहों को प्रदेश में द्वितीय गर्मी ऋतु कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है ये सितंबर और अक्टूबर को कहा जाता है। गाइस मध्य प्रदेश में जो गर्मी पड़ती है सबसे ज्यादा ये आप सभी को पता ही है कि कब पड़ती है। उसके अलावा भी द्वितीय गर्मी आपसे पूछा गया है कि द्वितीय गर्मी ऋतु किसे कहा जाता है? तो गाइस दूसरे नंबर पर जो गर्मी पड़ती है ये सितंबर अक्टूबर माह में पड़ती है, सितंबर अक्टूबर के माह में। तो हमारा डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। याद रखिएगा सितंबर अक्टूबर माह में, जब आपको पता ही है यहाँ पर तापमान में हल्की सी वृद्धि देखने को मिलती है और इसे ही द्वितीय गर्मी ऋतु बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम आपको थोड़ा सा बता दें कि हमने नेशनल करंट अफेयर का पूरा आपके लिए एक सेपरेट चैनल बना दिया है और इस चैनल पर हम पूरा नेशनल करंट अफेयर कवर करवा रहे हैं आपको, जिसमें हमने आपको एक वीडियो दे दी है। नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द से देखने को मिलेगी। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस कवर करेंगे हम एमपी पटवारी, आबकारी आरक्षक, एमपी पुलिस, एमपी एसआई, एमपी पीएससी इन लेवल के क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एमपी एग्जाम से के टारगेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक डाल दिए, या फिर डायरेक्टली आप यूट्यूब पर एग्जाम टाउन सर्च करेंगे तो भी आपको चैनल मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यहाँ पर आपके लिए शानदार वीडियोस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान किस स्थान पर रहता है? मध्य प्रदेश में सबसे कम जो टेम्परेचर आंका गया है, दर्ज किया गया है, ये शिवपुरी में दर्ज किया गया है। शिवपुरी हमारा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। और गाइस ग्वालियर और इसके अलावा दतिया जो है यहाँ पर भी कम ही रहता है तापमान वैसे, बट शिवपुरी जो है ये आधिकारिक तौर पर मान्य है, तो इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो शिवपुरी हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। और शीत ऋतु में मध्य प्रदेश के उत्तर जो पश्चिम क्षेत्र है यहाँ का तापमान कितना रहता है? 70 से 90 डिग्री सेल्सियस, माफ कीजिएगा 70 से 10 डिग्री जो है 10 से 70 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये पहुंच जाता है। कब पहुंच जाता है? शीत ऋतु में पहुंच जाता है ये। कब? उत्तर से पश्चिम वाले जो जिले हैं इनमें। यह मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है इसकी यहाँ पर बात की जा रही है। 10 से 70 डिग्री सेल्सियस तक ये टेम्परेचर पहुंच जाता है शीत ऋतु में। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ये पंचमढ़ी में होती है। कहां पर? पंचमढ़ी में होती है। हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? पंचमढ़ी में होती है। तो मध्य प्रदेश में याद रखिएगा, है ना, पंचमढ़ी हमारा सही जवाब रहेगा। और ये सही जवाब पंचमढ़ी जो रहेगा, यहाँ पर महादेव पहाड़ी है, यहाँ पर आंकी गई थी सर्वाधिक वर्षा। और कितनी आंकी गई थी या कितनी दर्ज की गई थी? 199 सेंटीमीटर। आप याद रखिएगा 199 सेंटीमीटर ये वर्षा दर्ज की गई थी यहाँ पर, जो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। और पंचमढ़ी कहां पर आता है? ये आपका होशंगाबाद जिले में आता है। मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? मध्य प्रदेश को वर्षा के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। 4 हमारे यहाँ से सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर बी वाला,
अब ये चार भाग कौन कौन से हैं? तो निम्न वर्षा, औसत वर्षा, औसत से कम वर्षा, औसत से अधिक वर्षा या अधिकतम वर्षा। तो इन चार भागों में मध्य प्रदेश की जो वर्षा है इसको बांटा गया है, आप याद रखिएगा। निम्न जिलों समूह में कौन सा समूह निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो इसमें से भिंड, मुरैना और ग्वालियर, ये जो जिले हैं ये निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हमारे यहाँ से बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगर हम बात करें गाइस कि औसतम, देखिए मध्य प्रदेश में अलग अलग वर्षा के भागों में बांटा गया है। तो निम्न वर्षा अंतर्गत क्षेत्र हमने आपको बता ही दिया है। अगर हम बात करें रीवा, सतना और सीधी की, तो यहाँ पर औसत वर्षा से कम आपको देखने को मिलती है। और बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा जो है, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा, यहाँ पर औसत से अधिक वर्षा देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन आपको छांटना है, कौन सा है? तो सही कथन कौन सा रहेगा, हम पहले इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन हमको छांटना है। और 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा का क्षेत्र, 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र, और 100 सेंटीमीटर वर्षा मध्य प्रदेश की औसत वर्षा है। 125 से 50 सेंटीमीटर वर्षा अधिक वर्षा का क्षेत्र है ना। तो यहां से हमारा जो सही जवाब रहेगा ये पहला रहेगा सही, और एक और रहेगा हमारा दूसरा, और एक रहेगा चौथा। ये तीन रहेंगे हमारे, पहला, दूसरा और चौथा, है ना। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिए अब मध्य प्रदेश में वर्षा के औसत के संबंध में सही कथन हमको छांटना था, और सही कथन है आपका 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र निम्न वर्षा वाला क्षेत्र है ना। इसको निम्न वर्षा वाला क्षेत्र बोला जाता है, जहां पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाला औसत से कम वर्षा वाला क्षेत्र कहा जाता है, और इसके अलावा 125 से 50 अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो ये तीनों सही है, बाकी सही नहीं है, हमने आपको तीनों बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? न्यूनतम यानी सबसे कम जो वर्षा होती है, ये स्थान कौन सा है? तो ये स्थान आपका भिंड है। भिंड हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। भिंड में आप याद रखिएगा सबसे कम वर्षा जो है दर्ज की गई है। मध्य प्रदेश की वार्षिक औसत वर्षा कितनी है ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, 112 सेंटीमीटर है। 112 सेंटीमीटर आप याद रखिएगा। और अधिकतम जो वर्षा दर्ज की गई है ये कितनी की गई है? 199 या 200 के समथिंग इसको माना जाता है। अगर ऑप्शन में आपको 200 भी मिले, 199 ना मिले, तो आपको 200 ही क्लिक करना है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके पास में है ना। तो याद रखिएगा, एक दो डिजिट आगे पीछे हो जाता है। तो सबसे अधिकतम जो वर्षा दर्ज की गई है ये 200 सेंटीमीटर दर्ज की गई है, पंचमढ़ी में की गई है। और औसत वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। और सबसे कम जो वर्षा दर्ज की गई है ये 55 सेंटीमीटर दर्ज की गई है। कहां पर? भिंड में। भिंड में ये की गई है सबसे कम वर्षा, आपको याद रखिएगा। तो ये तीनों हमने आपको बता दिया है, सबसे अधिक, सबसे कम और बीच वाला यानी औसत, एवरेज। तीनों को आप याद रखिएगा। कम वर्षा वाले जिले कौन कौन से हैं ये भी हम आपको एक बार कवर करवा दें। ग्वालियर जिला, मुरैना जिला और भिंड जिला, ये जो जिले हैं ये कम वर्षा वाले स्थान है या कम वर्षा वाले जिले हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौटते वाले मानसून से होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? इसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मावठा के नाम से इसको जाना जाता है। बी ऑप्शन से जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में लौट से मानसून से होने वाली जो वर्षा है इसको मावठा या मावट के नाम से जाना जाता है। और शीत ऋतु में जो कोहरा, सूखा मौसम और साफ आसमान, तापमान की गिरावट होती है, टेम्परेचर काफी ज्यादा गिर जाता है, और जो आपकी हवा होती है, वायु होती है, इसकी गति जो है मंद हो जाती है या कम हो जाती है। इसके अलावा शीत ऋतु में वर्षा और पाला भी पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो एक्टिविटीज होती है ये सारी वर्षा ऋतु में होती है। तो माफ कीजिएगा, शीत ऋतु में ये होती है ना। तो शीत ऋतु में लौटने वाले मानसून को क्या बोला जाता है? मावठा इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित जानकारी जुटाने वाले वेधशाला कहां पर स्थित है? तो ये जो वेधशाला है ये इंदौर में स्थित है। इंदौर हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने वाली जो वेधशाला है, ऋतु वेधशाला के नाम से इसको जाना जाता है, और ये आपकी इंदौर में स्थापित है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान किस पठार में अवस्थित है? अब आपसे पठार पूछ लिया है कि किस पठार में ये आता है। अब मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? सबसे अधिक जहां पर वर्षा होती है। क्लियर है? तो सबसे अधिक वर्षा होती है, हमने अभी देखा था आपका पंचमढ़ी में होती है। कहां पर? पंचमढ़ी में होती है सबसे अधिक वर्षा। कितनी वर्षा होती है? 200 सेंटीमीटर के समथिंग। हमने 199 भी आपको बताया था, आप दोनों याद रखिएगा। इतनी वर्षा होती है। तो ये किस पठार में आता है ये आपको याद रखना है। पंचमढ़ी किस पठार के अंतर्गत आता है गाइस? तो पंचमढ़ी जो आता है ये आता है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत। तो यहां से हमारा सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन का आंसर पता ना हो तो इस तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर निकाला जा सकता है। बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आसानी होगी आपको क्वेश्चन का आंसर निकालने में।
क्लियर है? सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है ये पंचमढ़ी, जो कि महादेव पहाड़ी में है, और ये महादेव जो पहाड़ी आती है सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आती है। तो सी ऑप्शन से जवाब रहेगा। अगर पठारों की बात करें गाइस, तो पठारों में सर्वाधिक जो वर्षा वाला पठार है ये सतपुड़ा मेकल रेंज है। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वर्षा वाला पठार कौन सा है, तो ये आपका सतपुड़ा पठार ही है। क्लियर है? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का समय है। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु का जो समय है ये होता है नवंबर से फरवरी के बीच में। नवंबर से फरवरी के बीच में मध्य प्रदेश में शीत ऋतु होती है। सी ऑप्शन यहां से हमारा सही जवाब चला जाएगा। इनका थोड़ा सा हम आपको बता दें कौन सी ऋतु कब होती है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया लग जाए। तो देखिएगा, इस मार्च से जून में जो ऋतु होती है, मार्च से जून के बीच में, ये होती है आपकी ग्रीष्म ऋतु। कौन सी? ग्रीष्म ऋतु इस टाइम पर होती है। इसके अलावा जुलाई से अक्टूबर की बात करें तो ये जून से बेसिकली होती है। कब से? जून से होती है, ये जून से अक्टूबर के बीच में, और ये होती है वर्षा ऋतु। कौन सी? वर्षा ऋतु होती है। और नवंबर से फरवरी के बीच में शीत ऋतु होती है। तो इसका तो आपको पता चल ही चुका है। मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर किस माह में सर्वाधिक होता है? मध्य प्रदेश में दैनिक तापांतर जो होता है ये मार्च माह में सर्वाधिक होता है। दैनिक तापांतर इसको बोला जाता है, और मार्च हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है, आप सभी को पता है, और यहाँ पर पाई जाने वाली ऋतुओं में तापमान की भिन्नता देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कब देखा जाता है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान दर्ज किया जाता है, यह तापमान होता है तो ये मई के महीने में होता है। मई का जो माह होता है इसमें सर्वाधिक तापांतर होता है, यह तापमान होता है। और सबसे कम जो तापमान होता है ये कब होता है? तो ये जनवरी में होता है। जनवरी में सबसे कम तापमान होता है मध्य प्रदेश में, और मई में सबसे अधिक होता है। तो आई थिंक ये तो क्लियर हो चुका है। अब आपका तापांतर पूछा है, सबसे पहले ये क्लियर कर दे हम कि तापांतर ये होता क्या है। देखिए, दिन और रात के ताप का जो अंतर होता है उसको तापांतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिन और रात के ताप का जो अंतर होता है, टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है दिन और रात के, है ना, तो यही इसको ही तापांतर बोला जाता है। यानी दिन में ज्यादा टेम्परेचर रहता है और रात में कम रहता है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहती है, जितना भी अंतर होता है इसके बीच में, उसको ही दैनिक तापांतर बोला जाता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। और ये सबसे ज्यादा जो होता है दैनिक तापांतर, ये होता है मार्च के महीने में। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब आपसे आगे से अगर क्वेश्चंस बनेगा दैनिक तापांतर पर, तो आप उसको बिल्कुल सही बनाकर क्लियर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से प्रदेश के किस क्षेत्र में दोनों मानसूनों से वर्षा होती है? तो मध्य प्रदेश का ये जो क्षेत्र है ये है विंध्य क्षेत्र, यहाँ पर दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। सी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिले युग्म को पहचानिए। तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है, सर्वाधिक वर्षा, ये आप सभी को कहां पर होती है ये पता होना चाहिए। तो गाइस, यहाँ पर जो ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो वर्षा होती है ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ये जिले हैं आपके मंडला जिले और बालाघाट जिले। तो यहां से हमारा बी ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक वर्षा वाले जिलों युग्मों की पहचान करना है, तो हमने बता दिया मंडला और बालाघाट जिले, जहां पर इनमें से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्लियर है? तो आपका बी ऑप्शन यहां से सही जवाब रहेगा, आप याद रखिएगा। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे कम वर्षा वाले जो जिले कौन से हैं, तो ये भिंड, मुरैना और शिवपुरी और ग्वालियर, ये जिले इसमें बेसिकली आते हैं। तो इस तरह से आपको क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक औसत वर्षा कितनी है? तो मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? मध्य प्रदेश में वार्षिक औसत वर्षा अभी हमने क्लियर किया है आपका। आपसे एवरेजेबल रेनफॉल पूछी जा रही है, एवरेज पूछा जा रहा है। सबसे अधिक तो हम आपको बता चुके 200-199, ये हम आपको बताया था। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्तमान में अभी जो इसका एवरेज है ये कितना है, तो ये गाइस 100 से 125 के बीच में है। हमने आपको 112 के समथिंग बताया था, बट यहाँ पर ऑप्शंस इस कंडीशन में मिले हैं आपको, तो ऑप्शंस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका आंसर क्या होने वाला है। यहाँ से हमारा 100 से 125 सेंटीमीटर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा, है ना। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में ऋतु वेधशाला किस स्थान पर स्थापित है या स्थित है? तो राज्य में ऋतु जो वेधशाला है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी आपको कवर करवा चुके हैं, अभी हमने कवर किया था। सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा, इंदौर में। मध्य प्रदेश राज्य में ऋतु वेधशाला इंदौर में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो अधिक वर्षा जो होती है ये कहां पर होती है? सबसे ज्यादा वर्षा तो इस सतपुड़ा वाला जो एरिया है यहाँ पर होती है। जिला पूछा जाए तो होशंगाबाद जिला, स्थान पूछा जाए तो पंचमढ़ी जिला। अब ये पंचमढ़ी होशंगाबाद किधर आते हैं? ये आते हैं पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग में तो हमें इसी तरह से याद रखना है, हमारा डी ऑप्शन क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। इस तरह से आप अगर करेंगे तो आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। क्लियर है? तो मध्य प्रदेश के किस भाग में अधिक वर्षा होती है? तो पूर्वी भाग में होती है, याद रखिएगा। और प्रदेश का जो पूर्वी भाग है यहाँ पर वर्षा का जो अगर आपसे पूछा जाए कि औसत वर्षा कितनी है पूर्वी भाग की या पूर्वी क्षेत्र की, तो 140 सेंटीमीटर के समथिंग यहाँ की औसत वर्षा है, 140 सेंटीमीटर के समथिंग, याद रखिएगा। और पश्चिमी जो क्षेत्र है इसकी औसत वर्षा कितनी है? तो ये 75 सेंटीमीटर के समथिंग है। तो ये दोनों हम आपको बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? मध्य प्रदेश में न्यूनतम जो वर्षा होती है
ये कहां पर होती है। देखिए यहां पर न्यूनतम वर्षा पूछा है और हमें पता है सबसे कम वर्षा कहां पर होती है और सबसे ज्यादा कहां पर होती है। तो हम आसानी से क्लिक कर लेंगे कि इसमें ऑप्शंस वो नहीं है, वो तो नहीं है जहां पर सबसे कम होती है। तो हमने देखा है यहाँ पर, तो हमें पता चला है कि भिंड में सबसे कम वर्षा होती है और ये वही यहाँ पर दे रखा है। तो न्यूनतम वर्षा हमसे पूछा है, तो हमारा सी ऑप्शन भिंड सही जवाब रहेगा, गोहद भिंड में, है ना। तो यहाँ से हमारा सा ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। यहाँ पर वर्षा जो सेंटीमीटर है, वर्षा का औसत यानी वर्षा जितनी होती है ये 55 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा। और प्रदेश की सबसे अधिक वर्षा 200 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी हम आपको बता चुके, बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे, बार बार सुनेंगे याद हो जाएगा, भूलने के चांस 110% कम हो जाएंगे। क्लियर है। और प्रदेश की जो औसत वर्षा कितनी है, औसत 112 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मध्य प्रदेश की जो जलवायु है ये मानसूनी जलवायु है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन से जवाब यहाँ से रहेगा। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वर्षा किससे होती है, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। और मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो वर्षा होती है ये बंगाल की खाड़ी से होती है, बंगाल की खाड़ी से, और उसके बाद में होती है अरब सागर से, उसके बाद में अरब सागर से। मध्य प्रदेश को कितने कृषि व जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, विभाजित किया गया है। तो मध्य प्रदेश को 11 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन में इनको बांटा गया है मध्य प्रदेश को 11, तो इनकी संख्या 11 है। अब ये 11 के नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं क्योंकि 11 जो है ये एग्जाम में आपके हो सकता है पूछ लिए जाए। क्लियर है, तो याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट ये रहेंगे। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान कहाँ अंकित किया जाता है, तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो तापमान अंकित किया जाता है ये अंकित किया जाता है गंज बासुदा में। गंज बासुदा ये विदिशा जिले के अंतर्गत आता है। तो अगर आपसे गंज बासुदा भी ना दे आपको और आपको जिला दे दे विदिशा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, आपको डायरेक्टली ही विदिशा पर ही क्लिक करना है। मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की ऋतुएं पाई जाती हैं, तो गाइस मध्य प्रदेश में जो ऋतुएं पाई जाती है ये 3 प्रकार की पाई जाती हैं। 3 प्रकार की कौन कौन सी, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। तापक्रम के आधार पर मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग किस तापीय वर्ग में आता है। तापक्रम के आधार पर अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग है ये अतितापी वर्ग में आता है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन है, A.R. सुब्रमण्यम तथा टी श्रीमन्नारायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है। तो इन्होंने मध्य प्रदेश की जो जलवायु को बांटा है यह 3 भागों में बांटा है, 3 भागों में इन्होंने बांटा है। हमारा बी ऑप्शन से जवाब रहेगा इस क्वेश्चन का। याद रखिएगा कौन कौन सी है, अर्धशुष्क जलवायु और गर्म शीतोष्ण वर्षा, इसके अलावा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु, तो इन 3 भागों में इन्होंने बांटा है। निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती है। देखिए मध्य प्रदेश में जो सर्दियां शुरू होती है ये होती है नवंबर के महीने से। नवंबर हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। तो गाइस ये जो क्षेत्र है सबसे कम वहां पर वर्षा होती है, ये क्षेत्र है उत्तर पश्चिम क्षेत्र। उत्तर पश्चिमी जो क्षेत्र है यहाँ पर मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है। हमारा यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। निम्न में से किस जिले में गांवों को, है ना, निम्न में से किस जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। और ये जो आपको बताना है किस जिले का है गांव है, किस जिले के गांव है, तो यहाँ से सही जवाब रहेगा सतना जिले, है ना। सतना जिले के गांवों को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया है। हमारा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। गाइज यहाँ पर हमने सभी क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहेगा ये, जो कि हमने स्टार्टिंग में आपसे पूछा था। आई थिंक आप सभी ने क्लिक करके कमेंट में बताया होगा मध्य प्रदेश के कितने प्रमुख मौसम होते हैं, और इसका सही जवाब आपको पता चल ही चुका है वीडियो में। फिर भी हम आपको बता देते हैं मध्य प्रदेश में टोटल 3 मौसम होते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही जवाब रहेगा। मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से 3 ऋतुएं या मौसम पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु जून से अक्टूबर के बीच में होता है, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च, और ग्रीष्म ऋतु मार्च से जून के बीच में। तो ये तो आपको पता चल ही चुका है, तीनों को अच्छे से कवर कीजिएगा। और इसका कारण क्या होता है ये भी हमने दिया है। मौसम में यह परिवर्तन मानसूनी पवनों द्वारा समय समय पर अपनी दिशा पूर्णतया बदल लेने के कारण होता है। तो आई थिंक वीडियो आपको पसंद आया होगा। गाइज आपको बता दें हम, ये आपको पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो आपको टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। आबकारी आरक्षक के टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप प्रैक्टिस करेंगे गाइज तो आपकी तैयारी काफी हद तक इंप्रूव हो जाएगी और आप टाइम का भी मैनेजमेंट कर पाएंगे, टाइम को काफी अच्छे से इस्तेमाल और यूटिलाइज कर पाएंगे। तो आप एक बार डेमो जरूर से चेकआउट कीजिएगा। कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज, आप हमें नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी पटवारी की स्पेशल टेस्ट सीरीज है, आबकारी आरक्षक और एमपी जीके की स्पेशल टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हमारी है। इन सभी पर काफी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं। हमारी ई बुक है 2022 की एमपी करंट अफेयर की, जनवरी से दिसंबर तक का पूरा करंट अफेयर इसमें मिल जाएगा आपको। 2021 की भी अवेलेबल है, 2020 की भी अवेलेबल है। इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिनके लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर से बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस अगर आप चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर करें, ताकि हम आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा। क्लियर है, और वीडियो को लाइक कर दे। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।